नमस्कार। मैं सुदर्शन चक्रधारी आप लोगों के समक्ष एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी के अधीन आने वाले टॉपिक गैरिक मृदभांड या ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी या गैरिक मृदभांड परंपरा को हम अगर मृदभांडों के क्रम में सजाएं तो पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के पहले इस पात्र परंपरा को रखा जाता है, इस पॉटरी को रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1949 में बीबी लाल महोदय ने ताम्र निधियों की समस्या यानी कॉपर होर्ड्स की समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के बिशौली और बिजनौर जिले के राजपुर परसू, ये दो मुख्य गांव थे, इन गांवों का उन्होंने उत्खनन कराया। जहां से इस उत्खनन के पूर्व गांव के किसानों द्वारा जब वो जुताई कर रहे थे, जुताई के क्रम में उनको कॉपर होर्ड्स प्राप्त हुए थे, तो इस शंका से कि हो सकता है, उम्मीद थी कि और अच्छी मात्रा में कॉपर होर्ड्स वहाँ से प्राप्त हों। तो इस शंका के समाधान के लिए इन्होंने इन दो पुरास्थलों यानी राजपुर परसू और बिशौली का उत्खनन कराया, परंतु उन्हें कॉपर होर्ड्स तो नहीं प्राप्त हुए, ताम्र निधियाँ तो नहीं प्राप्त हुईं। उसके एवज में उन्हें यहाँ से कुछ मिट्टी के गैरिक रंग के बर्तन प्राप्त हुए, जो छोटे छोटे ठीकरों के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे शर्ट्स के रूप में थे। परंतु उस समय इस मृदभांड की महत्ता को नहीं समझा जा सका और जब बाद में पुनः 1952 में 1952 में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ। हस्तिनापुर के उत्खनन से, इसका भी उत्खनन बीबी लाल महोदय ने करवाया था, और जब इस पुरास्थल का उत्खनन हुआ तो इस पुरास्थल के उत्खनन से यह जो ऑकर्ड कलर पॉटरी है, इस पात्र परंपरा को पुनः देखा गया। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि यही पात्र हमें, इसी तरह के पात्र हमें सेम राजपुर परसू और बिशौली से भी प्राप्त हुए। तब उन्होंने इस पात्र परंपरा को गैरिक मृदभांड या अंग्रेजी में कहें तो ऑकर्ड कलर पॉटरी नाम दिया। और अब ये प्रश्न होता है कि इसका ये नामकरण जो किया गया, ये ऑकर्ड कलर पॉटरी क्यों किया गया? तो इस पात्र परंपरा के नामकरण का मेन जो आधार बनाया गया, जो मेन बेस बनाया गया, वो बनाया गया इनके रंगों को। ठीक है, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर का आधार बनाया गया था कि उसमें ग्रेवेयर की पॉटरी, उसमें काले रंग से चित्रण था, है ना। तो पेंटेड ग्रेवेयर, वो पेंट किया गया था ग्रेवेयर से। ग्रेवेयर की पॉटरी थी, उसमें काले रंग से चित्रण था, या कभी कभी हल्के काले रंग का चित्र मिलता है, तो इसलिए उसको पीजीडब्ल्यू कहा गया। और इसी तरह यह जो पात्र मिला, इस पात्र का रंग जो है गैरिक रंग का था, या हल्का लाल कह सकते हैं था, इसलिए प्रथम दृष्टया ये हल्का लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको गैरिक मृदभांड उन्होंने कहा। ठीक है, और प्रारंभ ये जो गिरवे मृदभांड इतने छोटे थे कि इनका शेप ज्ञात कर पाना बड़ा मुश्किल था कि इनका वास्तविक शेप क्या रहा होगा। परंतु आगे के उत्खननों से, जैसे जब हम बात करते हैं हस्तिनापुर के उत्खनन से, या अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से, या लाल किला के उत्खनन से, तो वहाँ से हमें इसके कुछ पात्र शेप में मिले जो मुख्य रूप से कलश के आकार के ये पात्र हमें बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। और इनका जो बेसिक रंग था वो तो कह सकते हैं कि नारंगी लोहित से गहरा लाल रंग था। ठीक है, यह मृदभांड जब आप हाथ से छूते हैं, जैसे हाथ से आप इसको रगड़ेंगे तो ये हल्का लाल रंग आपके उंगली में इनका दिखाई दे जाएगा, छूटता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस पात्र की विशेषता थी, जिसको बड़े विद्वानों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया कि हो सकता है कि ये बहुत दिनों तक पानी के संपर्क में रहे, इसलिए ये अपना रंग छोड़ते हैं। लेकिन और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पात्र परंपरा को लेकर कि ये पात्र बहुत ही क्षणभंगुर है। इनको आप छुएंगे तो वो छूने मात्र से चूर चूर होने लगते हैं। और ये जो इनके रंग के आधार पर इनको एक तो गैरिक कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद लाल साहब ने कहा
कि यह लाल अनुलेपित भांड है जिन पर मुख्य रूप से काले रंग के चित्रण दिखाई देते हैं। ठीक है, और यह मुख्यतः कलश के आकार के होते हैं। अतरंजी खेड़ा और लाल किला से प्राप्त ओसीपी मृदभांड की लाल सतह पर काले रंग से चित्रण किया गया है, जो महत्वपूर्ण है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताते चले साथ ही साथ कि लाल किला एक ऐसी महत्वपूर्ण साइट है, वो लाल किला दिल्ली वाला नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। लाल किला यूपी में है। तो यह जो साइट है, यहाँ से सबसे व्यवस्थित, सबसे स्तरीकृत रूप से हमें ओसीपी परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगर हम प्रसार क्षेत्र की बात करें तो इस मृदभांड संस्कृति का प्रसार पंजाब में जालंधर जिले में स्थित कठपलाव से लेकर पूर्वी राजस्थान में गणेश्वर, जोधपुरा, नोह तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में बहरैया तक, एवं अगर हम इधर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज जिले में बात करें तो श्रृंगेरपुर आदि तक इस पात्र परंपरा के पात्र हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो इन सब क्षेत्रों से हमें बहुत बड़ी संख्या में ओसीपी से संबंधित साइट्स या पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर, बरेली जिले में स्थित अहिछत्र, सहारनपुर में स्थित बड़ा गांव, बहादरा, अम्बाखेड़ी, एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा, इटावा में स्थित सैफई, बुलंदशहर में, वही मैंने लाल किला बताया आपको। लाल किला एक महत्वपूर्ण साइट है जहां से प्रॉपर सीक्वेंस में हमें ओसीपी मिलता है। ठीक, उसके बाद बदायूं में बिशौली, बहुत महत्वपूर्ण, पहले बिशौली और बिजनौर में राजपुर परसू पहले हुआ ही था यहाँ का। उसके बाद फिर राजस्थान में नूह और जयपुर में जोधपुरा आदि महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। ठीक, और अब इन पुरास्थलों को जब ये पुरास्थल बड़ी संख्या में प्राप्त हुए तो विद्वानों ने, जो पुरातत्वविद हैं, उनमें इसके संस्करण को लेकर कि ये कहाँ की मूल पॉटरी है उसको लेकर विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। विद्वानों के दो खेमे इस पात्र परंपरा को अलग अलग क्षेत्रों में बताने के लिए बट गए। तो इसलिए ओसीपी का विभाजन मुख्यतः दो श्रेणियों में, एक पूर्वी संस्करण, एक पश्चिमी संस्करण, दो रूपों में किया गया। तो पूर्वी संस्करण को मानने वाले विद्वानों ने कहा कि जो पूर्वी संस्करण के पात्र हैं वे हमें लाल किला, अतरंजी खेड़ा, सैफई से प्राप्त होते हैं, जिन पर हड़प्पा संस्कृत का प्रभाव नहीं दिखाई देता। वहीं जो पश्चिमी संस्करण वाले हैं उन लोगों का मानना था कि ये पात्र जैसे जोधपुरा हो गया, सिसवल हो गया, मिताथल हो गया, बड़ा गांव हो गया, अम्बाखेड़ी हो गया, धारा हो गया, यहाँ से जो मिट्टी के, यहाँ से जो ऑकर्ड कलर पॉटरी प्राप्त हुई है उसमें हमें हड़प्पा मृदभांड परंपरा के भी प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये दो ग्रुप हमारे सामने उपस्थित होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि यह जो इस पात्र परंपरा को कुछ विद्वान कहते थे कि यह जो है उत्तर हड़प्पा या लेट हड़प्पा से संबंधित मृदभांड है, तो कुछ इसको जो है कॉपर होड़ से संबंधित करने का प्रयास करते थे, ताम्र निधियों से संबंधित करने का प्रयास करते थे। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि यह जो ताम्र निधियाँ और गैरिक मृदभांड के निर्माता एक ही संस्कृत के रहे होंगे, यानी जिन लोगों ने ताम्र निधियों को बनाया वही इस गैरिक मृदभांड या ऑकर्ड कलर पॉटरी के निर्माता रहे होंगे। वे यहाँ के स्थानीय सबरों और निषदों को, बेसिकली बीबी लाल साहब मानते हैं कि यहाँ के जो लोकल सबर और निषाद लोग थे, इन्होंने ही, ये ही ओसीपी के जन्मदाता थे, या यही ओसीपी को इन्होंने ही बनाया था। उसके अलावा एक दूसरा पक्ष है जिसमें संकालिया महोदय साहब का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका मानना है कि जो ओसी मृदभांड की परंपरा जो है वो एक लंबे समय तक पानी में पड़े रहने के कारण या पानी में डूबे रहने के कारण ये अपना रंग जो है वो छोड़ती है, और इस रंग को छोड़ने के कारण उसको जब छूने मात्र से वो जो है वो रंग छोड़ देती है और क्षणभंगुर हो जाती है या छूने मात्र से टूट जाती है। यह पात्र परंपरा अत्यंत नाजुक है और यह गतिविधि जो हुई
मुख्य रूप से इसको छूने से इसके लंबे समय तक बरसात में या क्योंकि बेसिकली इसका हैबिटेशन हम देखें तो हैबिटेशन हमें अपर गंगा वैली या ऊपरी गंगा घाटी में इसका जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए उन लोगों का मत है कि संभवतः ये ऊपर उस क्षेत्र में बाढ़ और ज़्यादा आती रही होगी और लंबे समय तक ये पात्र खुले में पड़े रहे होंगे, जिस कारण इन पात्रों में ये पात्र लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने के कारण क्षणभंगुर हो जाते थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये मृदभांड जो ऑकवर्ड कलर पॉटरी के मृदभांड हैं, ये ग्राम्य जीवन ऊपरी गंगा घाटी में या अपर गंगा वैली में ग्राम्य जीवन का विलेज लाइफ का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब हम इनके चित्रण तथा उत्कीर्ण डिज़ाइन के विषय में, उत्कीर्ण अलंकरण के विषय में हम अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें तो देखते हैं कि प्रारंभ में गैरिक मृदभांड के पात्रखंडों में चित्रकारी तथा उत्कीर्ण रेखांकन दोनों का अभाव था, लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन हुआ। अतरंजी खेड़ा, चूँकि पहले हमें पुरास्थल नहीं प्राप्त हुए थे, जब बाद में पुरास्थल प्राप्त हुए तो नए नए एविडेंस सामने आए। अतरंजी खेड़ा और लाल किला से जो गेरू मृदभांड हमें प्राप्त हुए, इन दोनों स्थलों से चित्रण तथा उत्कीर्ण मृदभांड पाए गए। जो पॉटरी है उसमें जो है डिज़ाइन और पेंटिंग आपको दिखाई देती है। सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा में कुछ चित्रित मृदभांड हमें मिले, परंतु लाल किला में इनकी बहुलता अधिक पाई गई, क्योंकि लाल किला सबसे सिस्टमेटिक वे में आपको, सबसे स्ट्रेटिग्राफिकल वे में आपको ओसीपी पात्र परंपरा देता है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जाता है। और इन दोनों स्थानों में गेरू मृदभांडों के आकारों में बड़े आकार के बड़े बड़े मटके, घड़े, कलश, कटोरे, ढक्कन और संभवतः साधारण तस्तरियाँ, जिन्हें हम साधारण शब्दों में कहें तो थाली कह सकते हैं, ये सब पात्र हमें मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा और लाल किला से जो गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनमें लाल सतह पर काले रंग का चित्रण है। जैसे घड़ों में गले के ऊपर एक चौड़ी काली पट्टी, गले मतलब नेक, जो रिम वाला भाग है, किसी भी पॉट का जो रिम वाला भाग है, रिम के ऊपर काली पट्टी से अलंकरण हमें दिखाई देता है। कभी कभी अन्य बर्तनों के ऊपर या निचली बाहरी सतह में बाहरी काली पट्टी या पैरेलल बैंड तथा चौखाने बने हुए डिज़ाइन हमें मिलती है ना। लाल किला से एक पात्रखंड पर बना हुआ हम्प्ड बैल महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि लाल किला से एक मिट्टी का बर्तन या ऑकवर्ड कलर पॉटरी मिली है जिसके ऊपर हम्प्ड बुल, कुकुदमान वृषभ का अंकन हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अतरंजी खेड़ा, लाल किला और पंजाब के कठपलाओं से जो हमें गैरिक मृदभांड मिलते हैं उनमें लहरदार रेखाएं, वेव लाइंस और अंग्रेजी के वी अक्षर के पैटर्न, उसमें पत्तियां, चौखाने, चेक, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइंस, पैरेलल लाइंस आदि दिखाई देती हैं। ठीक, और जो गैरिक मृदभांड के निर्माता हैं उसके विषय में मैंने बताया आपको, विद्वानों के दो धड़ हैं। एक धड़ ये मानता है कि ये जो कॉपर होर्ड बनाते थे यही लोग ओसीपी के जन्मदाता थे या यही लोग ओसीपी के निर्माता थे, और एक दूसरा धड़ा है जो ये कहता है कि ये पश्चिमी संस्करण को बल देता है और उत्तरी हड़प्पा से संबंधित या पश्चिमी से संस्करण से संबंधित इस पात्र को मानता है। ठीक, पात्र परंपराओं की अगर हम पात्र प्रकारों में बात करें तो मुख्य रूप से कलश, उसके बाद कुछ बड़े बर्तन इसमें मिलते हैं, और ये पात्र मुख्य रूप से चाक पर बनाए गए प्राप्त होते हैं जो लंबे समय तक पानी में पड़े रहने के कारण क्षणभंगुर हो गए, है ना। और अगर इनके हम तिथि क्रम को लेकर बात करें तो तिथि क्रम में इसके जितने भी पुरास्थल मिलते हैं उनमें से अधिकांश जो पुरास्थल हैं वो एकांकी या सिंगल कल्चरल साइट्स हैं। तो जब सिंगल कल्चरल साइट्स मिलेंगी तो उस आधार पर उनके तिथि क्रम को ज्ञात करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, परंतु जब हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ तो वहाँ के निचले स्तर से बीवी लाल साहब ने जब ओसीपी प्राप्त किया तो वहाँ से जो तिथि आई उसको उन्होंने 1200 ईसा पूर्व अनुमानित किया। उसके बाद नोह, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, संगरवेरपुर
के उत्खनन से भी इस पात्र परंपरा को सबसे निचले स्तर से प्राप्त किया गया, सबसे लोवेस्ट लेवल से प्राप्त किया गया। और इस पात्र परंपरा को 13वीं या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया। उसके बाद अभी तक तो ये सिर्फ अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जा रहा था, लेकिन बाद में जब ऊष्मादीप्ति या टीएल डेटिंग, जब आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की टीएल डेटिंग की जाती है ना, ऊष्मादीप्ति विधि से इसकी डेटिंग की जाती है। तो जब टीएल डेटिंग हुई तो टीएल डेटिंग से इसको 2600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। वहीं राजस्थान या जयपुर में ये एक साइट है जोधपुरा, वहाँ के उत्खनन से हमें 2800 से 2500 BC की तिथियाँ, वैज्ञानिक तिथियाँ प्राप्त हुई। और एक अभी बड़ा लेटेस्ट एक्सकेवेशन हुआ है काम्पिल उत्तर प्रदेश में, जिसका उत्खनन प्रोफेसर DP तिवारी सर ने करवाया। और इस पूरा स्थल के उत्खनन से जो OCP की तिथियां आई, जो वैज्ञानिक तिथियां आई, बहुत चौंकाने वाली थी। वहां से 3300 BC के लगभग ये तिथियां आई। परंतु एक स्थल से प्राप्त तिथियों से संपूर्ण गैरिक मृदभांड परंपरा की तिथि को अभी हम इतना पीछे तक नहीं ले जा सकते, और उम्मीद करते हैं कि जब भविष्य में और उत्खनन होंगे तो और अच्छी डेटिंग्स आएंगी और इस ऑकर्ड कलर पॉटरी की जो मृदभांडी परंपरा है या इस गैरिक मृदभांड परंपरा को और पीछे तक ले जाएंगी। अतः मोटे तौर पर इस संस्कृत की तिथि को हम 2800 BC, 2600 या 2800 BC के आसपास तो रख ही सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके कृषि या पशुपालन की बात करें तो हम देखते हैं कि अतरंजी खेड़ा के गैरिक मृदभांड वाले स्तरों से हमें धान, जौ तथा दालों से संबंधित कार्बनीकृत दाने प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ऊपरी गंगा घाटी में यह साक्ष्य कृषि का प्राचीनतम प्रमाण है। इसके अतिरिक्त हमें सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं जो अनाज के दानों को पीसने के सूचक हैं। बड़े बड़े मटके और घड़े भी संभवतः अनाज भंडार के लिए ही प्रयोग किए गए होंगे। शैफई तथा लाल किला के मृदभांडों से पशुओं की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। शैफई से प्राप्त हड्डियों से बैल की पसलियां उल्लेखनीय हैं। लाल किला से प्राप्त पशुओं की हड्डियों में अधिकांश या तो अधजली हैं अथवा उनमें हलाल करने के निशान या उनको काटने के निशान हमें मिलते हैं। लाल किला से प्राप्त एक मृदभांड पर मैंने पहले ही बताया आपको कि एक हम्ड बुल की चित्र मिलता है, जिससे यह आकलन लगाया जाता है कि पशुओं में संभवतः गाय, बैल आदि पशु उनके सम्मुख थे या पशुपालन के रूप में उनको रखा जाता था। ठीक। अगर हम माकान की बात करें तो चूंकि ऊपरी गंगा घाटी में उस समय पानी का बहाव ज़्यादा रहता था और लगभग हर जलवायु में या हर मौसम में बेसिकली जब बरसात का मौसम होता रहा होगा तो वहाँ पानी बाढ़ जरूर आती रही होगी। तो इसलिए हमें माकान के बहुत ज़्यादा एविडेंस तो वहाँ से नहीं मिले। फिर भी लाल किला से मिट्टी के कुछ लोदे पर नरकुल की छाप मिली है। नरकुल होता है सरपत या नरकुल, है ना, उसके ऊपर मिट्टी के कुछ छाप करके कुछ एविडेंस मिले हैं, जिनसे यह संकेत लगाया जाता है कि मकानों का निर्माण बांस बल्ली एवं घास फूस की सहायता से किया जाता था। अगर इसको हम बेसिक समझने का प्रयास करें तो जैसे गाँवों में अभी भी छप्पर छाए जाते हैं या कुटिया बनाई जाती है, तो कुटिया के ऊपर अगर हम मिट्टी का लेप लगाते हैं तो उस तरह की कुछ संकल्पना की जा रही है कि इस तरह के संभवतः मकान रहे होंगे, है ना। और लाल किला से एक मकान है, वहाँ से हमें फर्श के एविडेंस, प्लास्टर के एविडेंस मिले हैं। और यह जो फर्श था मिट्टी के बर्तनों को कूट कर बनाया गया था और उसके ऊपर प्लास्टर किया गया था। ठीक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गैरिक मृदभांड परंपरा ऊपरी गंगा घाटी में ग्राम्य जीवन का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत करती है ना। और इसके अधिक पुरास्थल जो है वो एकांगी या सिंगल कल्चरल साइट्स हैं। पुरास्थलों पर अगर सांस्कृतिक जमाव का स्तर बहुत मोटा नहीं मिलता है, पुरास्थल भी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय मानव की आबादी जो है अत्यंत कम रही होगी या विरल रही होगी। लंबे समय तक एक ही स्थान पर इस संस्कृत के लोग निवास नहीं करते थे, बल्कि अपनी बस्तियां बदलते रहते थे। गैरिक मृदभांड परंपरा के विभिन्न पक्षों के विषय में पुरातात्विक जो जानकारी नितांत आवश्यक है।
है ना। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और जब पुरास्थल एक्सकवेट होंगे, जब अन्य पुरास्थलों का एक्सकवेशन होगा तो हमें और जानकारियाँ मिलेंगी। नमस्कार।